जी, पर्यावरण अध्ययन हम पढ़ रहे थे और हम इकाई 10 तक पहुँचे हैं। आज की क्लास को भी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पे शिवानी सोनिया जी को बुलाऊँगा कि वो क्लास को रीड करेंगे यहाँ से आगे। इससे पहले की क्लास हमने पहले देखी होगी। अब शिवानी जी भारत में अपशिष्ट प्रबंधन को पढ़ेंगे। ठीक है जी? जी, भारत शिवानी में जी। अपशिष्ट प्रबंधन। अब हम भारत में संकटदायी अपशिष्ट के उत्पादन और निस्तारण की संक्षिप्त चर्चा करेंगे। अपशिष्ट उत्पादन के स्रोत। सामान्यतः संकटदायी अपशिष्ट उत्पादन को व्यापक रूप से दो श्रेणियों में समूहित किया जा सकता है: प्रक्रिया अभिमुख और प्रदूषण नियंत्रण अभिमुख। प्रक्रिया अभिमुख अपशिष्ट का उत्पादन कच्चे माल के प्रसंस्करण द्वारा उत्पाद प्राप्त करने के काल में होता है, जबकि प्रदूषण नियंत्रण अभिमुख अपशिष्ट गैसीय और द्रव बहिर्स्रावों के उपचार से उत्पन्न होता है। भारत में ऐसे उद्योग हैं जो संकटदायी घटकों की अपेक्षाकृत कम सांद्रता के साथ बड़ी मात्रा में ठोस अपशिष्ट का उत्पादन करते हैं। उदाहरण धातुकर्म लोह उद्योग जैसे लोहा और स्टील और उर्वरक ताप बिजली घर इत्यादि। दूसरी तरफ उद्योगों के अन्य समूह भी हैं जो पीड़कनाशियों विद्युत लेपन धातु परिसंस्करण क्लोर एल्कली फोटोग्राफी के रसायन आदि से संबंधित है, जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में ठोस अपशिष्टों का उत्पादन करते हैं, लेकिन उसमें आवेशी और संकटदायी घटकों की उच्च सांद्रता होती है। इन इन दूसरी प्रकार के अपशिष्टों के लिए विशेष हस्तांतरण, भंडारण, उपचार और निस्तारण तकनीकों की आवश्यकता होती है। उद्योगों से उत्पादित होने वाला लगभग 15% कुल ठोस अपशिष्ट संकटदायी अपशिष्ट की श्रेणी में आता है। यद्यपि संकटदायी अपशिष्ट कुल अपशिष्ट का छोटा अनुपात होते हैं, लेकिन इनका प्रभाव विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि ये न सिर्फ पर्यावरण को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं, बल्कि आहार श्रृंखला में समावेशन द्वारा मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकते हैं। शिवानी जी ने यहाँ तक पढ़ा। ठीक है? तो इन्होंने बताया कि अपशिष्ट उत्पादन के स्रोत तो हम पढ़ ही चुके हैं कि चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो अपने दैनिक जीवन से हो, तो ये सारे स्रोत हैं जहाँ से अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। ठीक है? तो इसमें ये भी था कि अपशिष्ट कितने हैं, जो अपशिष्ट विषैले हैं, जो संकट जिनसे है संकटदायी घटके हैं, तो बेशक उनका संकटदायी घटक का प्रतिशत कम हो, लेकिन वो बहुत खतरनाक होते हैं। ठीक है? तो ये यहाँ तक हमने इतना ही पढ़ा है कि अपशिष्ट कितने उद्योगों की श्रेणी में आते हैं और संकटदायी उद्योगों की श्रेणी में 15% आते हैं। ठीक है? बाकी वेस्ट क्या नॉर्मल है, जैसे हमने केला खाया, केले का छिलका है, तो वो भी वेस्ट है, लेकिन वो उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है। लेकिन जो केमिकल और बाकी चीजें होती है वो खतरनाक होती है। ठीक है सोनिया जी, अब आप किसी और को बुलाओगे रीड करने के लिए? यस थोड़ा सर। जी। महीनोरियन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। निस्तारण के प्रचलित तरीके जो अभी हम किस संदर्भ में पढ़ रहे हैं? हम भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तो भारत के संदर्भ में आपने हाँ, बताना है कि निस्तारण के क्या क्या तरीके हैं, वो बताने हैं। ठीक है जी? ओके ओके महीन जी सर। रीड के। 10.5.2 निस्तारण के प्रचलित तरीके। संकटदायी अपशिष्टों के हस्तांतरण उपचार के निस्तारण का उपयुक्त नियामक नियंत्रण नहीं होने के बाद इन्हें अक्सर अपने देश में निम्नलिखित विधियों को अपनाया जाता है, जैसे नगर के कचरे के साथ निस्तारण, नदी के संसारों को तटों पर निस्तारण, खुले गड्ढों में जलाना, निचले क्षेत्र, नदमुख और सागरों में निस्तारण, स्वरचित भस्मीकारकों में जलाना। जी अधिकार शिवानी जी सुन रहे हो आप? और महीन जी आप थोड़ा महीन पढ़ रहे हो, थोड़ा सा आपकी वॉइस भी थोड़ी सी कम है। ठीक है जी? तो ओके महीन सर, जी, लाउड पढ़ती है। हाँ ठीक है महीन जी, आपकी अब आवाज बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन पहले थोड़ा सा
कम था, ठीक है। जैसे मैं अभी उदाहरण के लिए पूछना चाहता हूँ शिवानी जी से, जिन्होंने आपको बुलाया, उनसे पूछते हैं, ठीक है। ओके सर। जी, आज के हम पर्यावरण की क्लास ले रहे हैं। शिवानी जी बताइए, इनकी वॉइस कितनी आप तक पहुंची? सर वॉइस तो कम आ रही है। हाँ मतलब, लेकिन महीन जी ने जो पढ़ा वो तो अच्छे से समझ में आया। बीच में एक लाइन में थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हुई थी, ठीक है। यस सर। बाकी क्लियर है ना? यहाँ तक दोबारा पढ़ने की आवश्यकता तो नहीं है? सर जी। वॉइस तो सही से क्लियर थी नहीं। जी महीन जी, आपने सुना? दोबारा से देखो, पढ़ेंगी? हाँ महीन जी, आप किसी और को बुलाइए। महीन जी, महीन जी को बोलता हूँ मैं, किसी और को बुलाएंगे। जी, हम फिर जल्दी से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। सर मैं जी दोबारा हाँ, दोबारा चलिए महीन जी दोबारा पढ़ेंगे, आप सब ध्यान से सुने। जी महीन जी पढ़िए। उपयुक्त नियामक नियंत्रण नहीं होने के कारण इन्हें इन्हें अक्सर जहाँ कहीं भी स्थान आसानी से उपलब्ध हो और अपशिष्ट उत्पादक के लिए समुद्र हो वही विस्तारित कर दिया जाता है। वर्तमान में संकटदायी औद्योगिक अपशिष्टों के निस्तारण के लिए अपने देश में निर्मित विधियों का अपनाया जाता है। नगर के कचरे के साथ निस्तारण, नदी के संस्थारों और तटों पर निस्तारण, खुले गड्ढों में जलाना, निचले क्षेत्रों, नदों और सागरों में निस्तारण, संरचित भस्मीकारकों में जलाना। अधिकांश भारी धातु युक्त और अत्यधिक अपशिष्ट अपशिष्ट जिनमें कीटनाशक विलायक डिस्टिलेट फिनोलिसिक साइनाइड अपशिष्ट आदि होते हैं को ऊपर बताई गई विधियों के प्रयोग द्वारा निस्तारित किया जाता है। अपशिष्ट के प्रभाव की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है कि निस्तारण की विधि इन अपशिष्टों की गृह प्रवेश के साथ स्थगित हो, जटिल पारस्परिक क्रिया पर आधारित हो, लेकिन इसका उचित मूल्यांकन भारत में उपलब्ध नहीं है। आइए हम पढ़ते हैं कि अनुपयुक्त तरीकों से अपशिष्टों के निस्तारण के क्या हानिकारक प्रभाव है। जी, अब बहुत अच्छे से समझ में आया कि जो हम इस प्रकार से हम निस्तारण कर सकते हैं। लेकिन जैसे अभी कल में हमने कई तरीकों के बारे में पढ़ा था, अभी हम पढ़ रहे हैं कि भारत में कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं। जैसे अभी यहाँ पे ज्यादा भस्मीकरण नहीं है, खुले में जलाया जाता है अधिकतर जो होता है, ठीक है। अभी गाँव में तो, या अभी भी शहरों में होता था, कूड़ा इकट्ठा करते थे, उसका फिर निस्तारण क्या है, तो कहीं खुला ज्यादा जमीन नहीं है तो वहां पे उसको कचरे को जला दिया जाता था। तो अभी जो है, अभी इन्होंने पढ़ा कचरे के निस्तारण में क्या होता है, नदी के संतरों और तटों पर निस्तारण करना, खुले गड्ढों में जलाना, निचले क्षेत्र नदों और सागरों में निस्तारण करना है, स्वरचित भस्मीकरण को भस्मीकरणों में जलाना, ठीक है। कुछ खुद के जो हॉस्पिटल का वेस्ट होता है या कोई केमिकल वेस्ट है, उसको पीड़कनाशी है, विलायक है, उस प्रकार से किया जाता है। इसमें कई बार हम धातुएं और अधातुओं को भी अलग करते हैं, और हमें ये होता है, ठीक है। तो यहाँ तक इन्होंने पढ़ा, बहुत अच्छा, अब समझ में आ गया पूरा निस्तारण के प्रचलित तरीके हैं ये भारत में। वैसे तरीके तो और भी हमने पढ़े थे कल, भौतिक तरीके और जैविक, और क्या क्या पढ़ा था हमने, पता है किसी को याद है? जैविक और अजैविक। जी, अगर हम कहेंगे निस्तारण के तरीके जो है वो संकरदाय अपशिष्ट का उपचार के तरीके वही हैं, भौतिक उपचार, रासायनिक उपचार, जैविक उपचार, ठोसीकरण, भस्मीकरण, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से हम अपनी जो वेस्ट है या जो अपशिष्ट है उस पर, उनको इस प्रकार से हम उपचार कर सकते हैं। भौतिक उपचार होता है हम अलग कर लें, कूड़ा है, कूड़े को अलग अलग छांट के या किसी तरीके से अलग कर लें, टंकी में भरण कर लें, जैसे रेत रेत है, मिट्टी में, पानी में चला गया तो वेस्ट हो गया, लेकिन उसको हम कर सकते हैं। रासायनिक उपचार में क्लोरीन डाल के कोई तरीके से हम उसको उपचार कर सकते हैं, कोई लोहा, कंकड़ पत्थर, प्लास्टिक, कोई भी तरह का वेस्ट है उसको उपचार कर सकते हैं। जैविक उपचार में बताया था कुछ अल्काइन और सैलवाल वगैरह से हम को जैविक से कर सकते हैं। ठोसीकरण होता है, भस्मीकरण होता है, बिल्कुल जलाना जो अब जगह कम गिरता है, ये सारी चीजें पड़ी थी। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं भारत में क्या क्या होता है, किस किस प्रकार से हम वेस्ट को मैनेज करते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ा था, जिसमें प्रचलित तरीकों में ये जलाने वाला भी था, जो हम खुले में जलाते हैं, ठीक है। निस्तारण के प्रचलित तरीके, खुले गड्ढों में जलाना, ये सब चीजें। तो
महीन जी ने यहाँ तक पढ़ लिया है जी। अपशिष्टों के निस्तारण के तरीके क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं। अनुपयुक्त तरीके से अगर हम इनअप्रोप्रिएट वे में अगर वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे तो उसके डेंजरस इफेक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं, इसलिए हमें बहुत सावधानी से उसको करना चाहिए। चलिए महीन जी, आप किसी और को बुलाएंगे अब। जी महीन जी। महीन जी साइलेंट हो गए हैं। चलिए मैंने साहिस्ता जी को बुलाया है। साहिस्ता जी आप ये पढ़ेंगे। सर। जी, तो अब आपने ये पढ़ना है, इसके प्रभाव पढ़ने हैं, ठीक है। अनुपयुक्त अपशिष्ट निस्तारण के प्रभाव, ये वैसे भी हमने कल भी थोड़ा सा देख लिया था कि किस प्रकार से खुले खत्ते में डंप और ये सबसे बीमारियां भी होती हैं, वेस्ट भी होता है और इस तरीके से चीजें होती हैं। चलिए आप पढ़ेंगे साहिस्ता जी। अनुपयुक्त अपशिष्ट निस्तारण के प्रभाव। संकटदायी अपशिष्ट का अनुपयुक्त निस्तारण मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। अपशिष्ट निस्तारण के सामान्य तरीके जैसे अवस्था कर, खुले खत्ते, डंप, लैंडफिलिंग, जलाशयों में विसर्जन अथवा खुले गत्तों में जलाने में संकटदायी अपशिष्टों के संबंध में रूपांतरण की आवश्यकता है। अनुपयुक्त अपशिष्ट निस्तारण का प्रमुख संकट मिट्टी और भूजल का संदूषण है। ये व्यापक रूप से संकटदायी पदार्थों युक्त अपशिष्ट का लैंडफिलों पर भूमि पर ढेर लगाने से उत्पन्न होता है। चित्र 10.8 में सरल तरीके से उस क्रियाविधि को प्रदर्शित किया गया है जिसके द्वारा संकटदायी पदार्थ लैंडफिल में निस्तारित किए जाने के बाद मानव परिवेश में प्रवेश कर सकते हैं। संकटदायी अपशिष्ट निस्तारण स्थलों के संदर्भ में कम से कम 5 रास्तों से मानव उद्भासन संभव है। पहला, पीने द्वारा प्रत्यक्ष अंतर्ग्रहण। दूसरा, ऐसे संदूकों को सांस के साथ ग्रहण करना जो गर्म जल से वाष्पीकृत होते हैं। तीसरा, नहाने और धुलाई के काल में त्वचा और अवशोषण। चौथा, प्रदूषित भूजल के लिए उद्भासित पादपों अथवा जंतुओं से प्राप्त वस्तुओं के उपयोग द्वारा अंतर्ग्रहण। और पांचवा, संदूषित मृदा के हस्तचारण के काल में त्वचा द्वारा अवशोषण। संकटदायी अपशिष्टों की अनुपयुक्त और अनियंत्रित डंपिंग संरक्षण के विरुद्ध विश्व भर में जनता में जागरूकता पैदा की गई है। ऐसे चलनों से मवेशियों की मृत्यु और मनुष्य में बीमारियां होती हैं। जी, आज जो है इन्होंने पढ़ा, साहिस्ता जी ने आहिस्ता से जो है पढ़ा और को समाप्त कर दिया चैप्टर को। आज हमारी इकाई 10 समाप्त हो गई है, ठीक है। भूजल का संदूषण, ये व्यापक संकटदायी पदार्थ युक्त अपशिष्ट लैंडफिलों पर भूमि संकटदायी अपशिष्ट निस्तारण स्थल संदर्भ में कम से कम 5 रास्तों से मानव उद्भासन संभव है। पीने का द्वारा प्रत्यक्ष अंतरण, ऐसे संदूषकों को सांस सांस के साथ ग्रहण करना जो गर्म जल से वाष्पीकृत होते हैं। नहाने और धुलाई के काल में त्वचा द्वारा अवशोषण, है ना। प्रदूषित भूजल के लिए उद्भासित पादपों द्वारा अथवा जंतुओं के द्वारा वस्तुओं के उपभोग द्वारा अंतर्ग्रहण, ठीक है। संदूषित मृदा के हस्तचरण के काल में त्वचा द्वारा अवशोषण, ठीक है। अब आप सोचेंगे अवशोषण, त्वचा भी, आपकी स्किन भी इनहेल करती है, आपको पता है जैसे हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो ऐसे आपको शायद पता होगा जैसे एक्सेल करता है, पसीने और बाकी चीज निकलते हैं, हमारी स्किन भी, बॉडी भी बाहर के इन्वायरमेंट में जो भी होता है उसको इनहेल करती है, एक्सोरेट अपने बॉडी के अंदर समाती है। इसी प्रकार से पादप जो है, जो पेड़ पौधे हैं, वो भी वातावरण में जो कुछ होगा उसी को अब्सॉर्ब करेंगे, ठीक है। जो कुछ होगा, जो उनके रूट्स होंगे वो उसी चीज को अब्सॉर्ब करेंगे जो वाटर में हमारे इन्वायरमेंट में होगा। अगर पॉल्यूटेड वाटर होगा तो उसकी जो रूट्स होंगी उसी वाटर को अब्सॉर्ब करेगी। इसी प्रकार से चीजें हैं जो संदूषक हैं। अगर एयर, हमारी जो वायु गर्म खराब होगी तो हम उसी चीज को सांस लेंगे। खराब पानी होगा तो नहाने और धुलाई के काल में त्वचा का अवशोषण होगा, ठीक है। पीने का प्रत्यक्ष अंतर्ग्रहण, यानी जो जो चीजें हम ग्रहण करेंगे सारी चीजें संकटदायी है। संकटदायी अपशिष्ट निस्तारण स्थलों के संदर्भ में कम से कम 5 रास्तों से मानव उद्भासन संभव है। इस प्रकार से मानव के लिए बहुत ही ज्यादा खतरा है। इस प्रकार की चीजें आप सोचेंगे कि ये किस प्रकार से नुकसान पहुंचा सकता है, वो सारी चीजें हैं। इसलिए हमें इसका वेस्ट मैनेजमेंट बहुत सावधानी से करना चाहिए।
ठीक है, इसके संदर्भ में हम एक छोटी सी वीडियो देखेंगे और वीडियो पे चर्चा के लिए बने रहेंगे हमारे साथ, देखना ना भूलिए आज तक, ठीक है। हाँ जी, कुछ बोला आपने शाइस्ता जी ने? नो सर। जी, आप बस 1 मिनट के लिए छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। जी, आज हम अपना ये पर्यावरण अध्ययन है, भारत की आबादी और शहरीकरण में तेजी से वृद्धि होने के साथ शहरों के नगरपालिका बुनियादी ढांचे को अपडेट करने की गति एक बड़ी चुनौती रही है। एक नागरिक के रूप में हम जितना कचरा पैदा करते हैं, उसका सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण प्रभावित हुआ है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य समस्याएं, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण बढ़ा है। 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुए भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन को प्रोत्साहन देने से हमारे शहरों को प्रभावी ढंग से साफ करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, लेकिन बड़ी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। आत्मनिर्भर भारत के इस एपिसोड में देखिए कि भारत के शहरी स्थानों को किस प्रकार स्वच्छ बनाया जा सकता है। इसके लिए भारत के सबसे बड़े गाजीपुर लैंडफिल साइट से बेहतर जगह कौन सी होगी? जी, अभी आप सुन पा रहे थे मेरी वॉइस। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किसी से कि स्वच्छ भारत अभियान कब स्टार्ट किया गया था, तो बताएंगे शिवानी जी? बताओगे आप में से कोई? स्वच्छ भारत अभियान कब स्टार्ट किया गया था? कोई भी अनम्यूट करके कोई भी डेट बताएं अपनी। हाँ जी सर 2 तारीख को। 2 तारीख को कब? किसने बताया आंसर ये? सर हमने समरीन ने। सर 2 अच्छा। अक्टूबर 2014। अच्छा, ये किसने बताया? आप? पूजा पूजा जी ने। ठीक है, तो आपने अभी वीडियो में आपको आवाज आ रही थी अच्छे से? यस सर। जी जी, ओके जी। तो इसमें आप अच्छे से जानकारी ले सकते हैं, इसीलिए आपको ये वीडियो भी दिखाई जा रही है। इसमें काफी सारी जानकारी आपको मिल सकती है। ठीक है, अगेन हम आगे देखते हैं, कुछ प्रश्नोत्तरी भी हम करेंगे इसमें। ठीक है, हो सकती है। यहाँ पूर्वी दिल्ली नगर निगम अपशिष्ट को कम करने के प्रयास में जुटा है। दिल्ली का ये बदनाम कचरे का पहाड़ 1984 से लगातार आकार ले रहा है। EDMC के लिए ये एक कठिन चुनौती और चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन ऐसी ही समस्याओं का सामना भारत के सभी शहरों को करना पड़ रहा है। यहाँ हम देखेंगे कि गाजीपुर में कचरे की खुदाई किस प्रकार की जा रही है और कैसे इसे विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए ट्रॉमल मशीनों द्वारा अलग किया जा रहा है, जैसे कि कचरे के संयंत्र में ऊर्जा पैदा करने में इसका उपयोग, निर्माण कार्यों के मलबे का उपयोग खड़ंजे और निर्माण सामग्री बनाने के लिए और गीले कचरे का उपयोग खाद बनाने के लिए किया जा रहा है। इससे लैंडफिल तक पहुंचने वाले कचरे को कम किया जा सकता है और इसकी सामग्री को संसाधित करके अधिक प्रभावी ढंग से फिर से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसके अलावा और भी काफी कुछ देखिए केवल इंडिया साइंस पर। दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित 70 एकड़ का गाजीपुर स्थल एशिया के सबसे बड़े लैंडफिल स्थलों में से एक है। यहाँ भारत की राष्ट्रीय राजधानी से प्रतिदिन लगभग 2500 से 3000 मीट्रिक टन ठोस कचरा पहुँचता है। 2002 में ही गाजीपुर साइट की वहन क्षमता अपने चरम पर पहुँच गई थी, लेकिन अब भी विभिन्न नगर पालिकाओं के कचरे से लदे सैकड़ों ट्रक यहाँ रोजाना आते हैं और इसकी वजह है दुनिया के तमाम बड़े शहरों की तरह दिल्ली में भी अब अपने कचरे को संभालने के लिए जगह बची ही नहीं। लेकिन पिछले कई दशकों में पनपी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। 1984 में जब गाजीपुर साइट की शुरुआत हुई थी, तब से यहाँ लगभग 140 लाख टन कचरा एकत्र हुआ है, जिससे इस लैंडफिल साइट के करीब रहने वाले लोगों के लिए जीवन खतरनाक बन गया है। क्योंकि यहाँ के लैंडफिल साइट से भूजल को दूषित करने वाली लीचेट और हवा को जहरीला बनाने वाली मीथेन सहित कई जहरीली गैस निकलती हैं। पहले से ही प्रदूषित इस शहर की हवा गर्मियों में यहाँ आग लगने से और प्रदूषित हो जाती है।
गाजीपुर के इस कचरे के पहाड़ से कई बार 2018 के जैसी गंभीर परिस्थितियां पैदा होती हैं। उस समय दिल्ली में भारी मॉनसून की वजह से ये साइट ढह गई, जिससे 2 लोग मारे गए। इस घटना का संज्ञान भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी लिया था और उसने पूर्वी दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली के अन्य नगर निगमों को दिल्ली की बढ़ती कचरे की समस्या का समाधान खोजने का निर्देश दिया था। विशेष रूप से गाजीपुर में आने वाले कचरे को अधिक कुशलता से संसाधित करने और मौजूदा कचरे के पहाड़ को कम करने के लिए कोई बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता थी। चलिए एक प्रश्न ये पूछता हूँ, किसी ने देखा है गाजीपुर का ये पहाड़ लैंडफिल जो देखा है किसी ने? कोई आसपास के घर रहता हो? यस सर, मैंने देखा है। किसने? यस सर, मैंने भी देखा है। कौन कौन है? कौन? मनीषा जी और? सर मैंने भी देखा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पुनीता जी, बिल्कुल ओके सर। जी। तो आप लोगों ने ये देखा है, ठीक है। ऐसे ही ओखला में भी है ऐसा कूड़े का पहाड़, और आप सब देख सकते हैं कितने प्रकार के पहाड़ इस तरह की चीजें होती है। अब इनको छांटना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इसमें भौतिक विधि होती है, इसके में प्लास्टिक, इसमें लोहा भी है, कंकड़ भी है, पत्थर भी है, कार्बनिक, अकार्बनिक, जैविक भी है, अजैविक भी है, सब कुछ इसमें है। लेकिन हम अब धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग हो, जो रिसाइकिल वाली चीजें अलग हो। जो हम पढ़ रहे हैं ना पर्यावरण अध्ययन, एक्चुअली पर्यावरण अध्ययन सबने नहीं पढ़ा। अगर सबने पढ़ा होता तो इतना सारा कूड़ा वेस्ट नहीं होता। मिट्टी अलग होती, प्लास्टिक अलग होता, सारी चीजें रिसाइकिल में अभी अलग से मेहनत करनी पड़ती। बहुत सारे ये प्लांट लगते हैं और ये सारी चीजें लोग करते हैं, ठीक है जी। आगे करते हैं। यस सर। इसके लिए EDMC यानी पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने ट्रोमेल मशीन कम बैलिस्टिक सेपरेटर की व्यवस्था की। ये एक यांत्रिक स्क्रीनिंग मशीन है जो प्रभावी रिसाइकलिंग और कचरे की स्क्रीनिंग करती है। ये मशीन रोटेटिंग ड्रम तकनीक पर आधारित है जो ठोस कचरे को निष्क्रिय सामग्री से अलग करती है। गाजीपुर में EDMC ऐसी 20 ट्रोमेल मशीनें लगा चुकी है। ये मशीनें प्रतिदिन औसतन 3000 मीट्रिक टन कचरे को संसाधित करती हैं। One of the EDMC में हर कर्मचारी और आम नागरिकों का सपना है कि गाजीपुर डंप साइट की ऊंचाई में कमी आए, इसलिए हम उस दिशा में काम कर रहे हैं और अब तक इसकी ऊंचाई 12 मीटर कम हो गई है। इस दौरान पिछले 4 महीने में मॉनसून से पहले हमने काफी तेजी से काम किया है और लगभग 3 लाख मीट्रिक टन से अधिक कचरे को संसाधित किया गया है और उसे लाभदायक इस्तेमाल के लिए भेजा गया। और साथ ही हमने SLF में पहुँचने वाले ताज़ा कचरे को भी कम किया है, क्योंकि कचरे को SLF में कम नहीं करेंगे तो भविष्य में इसे कम करना या इसका निस्तारण करना बहुत मुश्किल होगा। ट्रोमेल स्क्रीन के बेलनाकार ड्रम की सतह पर अलग अलग आकार के कई छेद होते हैं और ये गोल गोल घूमते हैं। जब ड्रम घूमता है तो स्क्रीन एक विशेष आकार के कचरे को अलग करके उसका एक ढेर बनाती है और जो कचरा छेद के आकार से बड़ा होता है वो सिलेंडर के पीछे रह जाता है। ये मशीन सूखे और गीले दोनों तरह के कचरे के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ट्रोमेल मशीनें काफी प्रभावी और उपयोगी हैं, जो ठोस कचरा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि कचरे की रिसाइकलिंग और उसका फिर से उपयोग तभी संभव है जब इसे ठीक से अलग किया जाए। कचरे की छंटाई की क्षमता के आधार पर ये मशीनें विभिन्न व्यास और लंबाई के साथ विभिन्न आकारों में उपलब्ध हैं, इसलिए इनका उपयोग छोटी नगर पालिकाओं में भी कचरे की छंटाई के लिए किया जा सकता है। ट्रोमेल मशीन कचरे को 3 प्रमुख श्रेणियों में अलग करती हैं। एक निर्माण और तोड़फोड़ वाला कचरा, 2 ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए प्लास्टिक और जलने वाला कचरा तथा 3 संवर्धी मिट्टी और निष्क्रिय कचरा। लगभग 15% कचरे का उपयोग RDF यानी रिफ्यूज ड्राइव्ड फ्यूल के रूप में किया जाता है। इसे बिजली बनाने के लिए गाजीपुर के ऊर्जा संयंत्र में भेजा जाता है। EDMC के निर्माण और तोड़फोड़ कचरा संयंत्रों से लगभग 20% कचरा ईंट, टाइल और रेत बनाने के लिए भेजा जाता है। इस इकट्ठा किए गए कचरे में आधे से अधिक मिट्टी जैसी सामग्री होती है,
जिसका उपयोग निचले इलाकों को भरने के लिए किया जाता है। इसे एनटीपीसी के इको पार्क में भी भेजा जाता है, जहां इस तरह का अब तक 8000 टन कचरा ले जाया जा चुका है। बचा हुआ कचरा ईडीएमसी के पार्कों में भेजा जाता है। ईडीएमसी ने सड़क निर्माण में निष्क्रिय सामग्री के उपयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ एक एमओयू यानी समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए थे। And at the same time, समस्या इसके प्रसंस्करण में नहीं बल्कि इसके जो उत्पाद मिलते हैं उसके निपटान में है। हमें निष्क्रिय चीजों का निपटान करना है। उपयोगकर्ता और एजेंसी के बीच इस निष्क्रिय सामग्री की गुणवत्ता के उपयोग के बारे में आशंका होती है कि इससे उनके उत्पाद लाभदायक होंगे या नहीं। इसके लिए हम पश्चिमी विनोदनगर में एक पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू कर रहे हैं ताकि यह दिखाया जा सके कि ये कंक्रीट के कॉम्पैक्शन के लिए भी उपयोगी हो सकता है। showing that this inert can be useful for compaction of concrete also. गाजीपुर साइट पर कई सालों से डंप किए जा रहे कचरे का पहाड़ 65 मीटर से ज्यादा ऊंचा हो गया है और इसके क्षैतिज विस्तार के लिए अब जमीन नहीं बची है। लेकिन इन ट्रोमिल मशीनों के लग जाने से कुछ जगहों पर पहाड़ की ऊंचाई 12 मीटर तक कम हो गई है। इस ऊंचाई को और भी कम करने के लिए ट्रोमिल्स मशीनों की संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ईडीएमसी वर्ष 2024 के अंत तक गाजीपुर लैंडफिल साइट पर पड़े पुराने कचरे को 100% संसाधित करने की योजना भी बना रही है। दिल्ली के 5 निगम, जिनमें 280 से अधिक नगरपालिका वार्ड हैं, प्रतिदिन लगभग 14,000 टन ठोस कचरा पैदा करते हैं। इस शहर में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 550 से 600 ग्राम कचरा उत्पादन करता है, जो भारत में सबसे अधिक है। इसमें से एमसीडी प्रतिदिन 10,500 टन से अधिक कचरा एकत्र करती है। शहर में 6,100 टीपीडी की प्रसंस्करण क्षमता है, जिसमें 2 भस्मीकरण संयंत्र और 2 केंद्रीकृत खाद्य इकाइयां शामिल हैं। भस्मीकरण संयंत्र आप ये देख सकते हैं कि ये भस्मीकरण इस प्रकार से होता है। यहाँ पे कूड़ों को जो जलाया जाता है और ऊर्जा भी उससे बनाई जाती है। संयंत्र हमने उसमें भी देखा था अपनी किताब में भी, जिसमें किस प्रकार से उससे ऊर्जा भी बनाई जाती है और कुछ पदार्थ जैसे धातु पदार्थ होती है, लोहा या कोई किसी भी तरह का जो पदार्थ है, जो धातु पदार्थ है, वो भी हम प्राप्त करते हैं उससे भस्मीकरण करके, और ऊर्जा भी होती है, उससे बिजली भी बनती है। और 2 केंद्रीकृत खाद्य इकाइयां शामिल हैं। दिल्ली के 3 डंपिंग स्थलों ओखला, भलसवा और गाजीपुर में लगभग 4,600 टीपीडी का निस्तारण किया जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपनियम 2018 के तहत लैंडफिल में फेंके जाने वाले कचरे की मात्रा को कम करने के लिए बायोमेथेनेशन, खाद और बायोडिग्रेडेबल कचरे के जैव स्थिरीकरण के तरीकों जैसे कि विकेंद्रीकृत कचरा प्रसंस्करण को प्राथमिकता दी गई है। इसका उद्देश्य परिवहन लागत के साथ साथ लैंडफिल में कचरे को डंप करने से संबंधित पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है। कचरे से ऊर्जा बनाने वाले संयंत्रों के लिए कचरे की छंटाई करना अनिवार्य कर दिया गया है। People don't source segregate. जब लोग जहाँ कचरा पैदा होता है अगर वही कागज और प्लास्टिक की छटाई नहीं करते तो ये दूषित हो जाता है, और फिर कभी कभी कचरा इकट्ठा करने वाले उसकी छटाई के लिए समय नहीं निकालते तो यह सब लैंडफिल में भेज दिया जाता है। इसलिए आप काफी कुछ ऐसे संसाधन बेकार। तो क्या समझ में आ रहा है कि ये कह रहे हैं कि जहां से कूड़ा जन्म होता है उस वहीं पे अगर हम उसके सूखा कूड़ा यानी जो प्लास्टिक कूड़ा है, जैविक अजैविक अलग कर लें, गीला कूड़ा सूखा कूड़ा भी बोलते हैं, अलग अलग नाम दिए गए हैं इसको, अगर हम अलग अलग कर लें तो हमें इतनी ज्यादा बाद में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बाद में अलग से परिश्रम नहीं करना होगा। कर देते हैं जिन्हें बचाया जा सकता था, जिसे आप कचरे से निकाल सकते थे। ऐसा नहीं होता है तो यह सब लैंडफिल की मात्रा बढ़ाते हैं। फिलहाल दिल्ली में 3 लैंडफिल हैं, एक ओखला, दूसरा भलसवा और तीसरा गाजीपुर में है। ये सब पहले से ही अपनी चरम क्षमता को पार कर चुके हैं। गाजीपुर में एक घटना हुई थी जिसमें लैंडफिल का एक हिस्सा गिर गया था और कुछ लोगों की जान भी चली गई थी। इसलिए कचरे को लैंडफिल में जाने से पहले ही उसकी छटाई करनी चाहिए। And this is one of the biggest reasons why we should look at source segregation.
दिल्ली में नगर पालिका स्तर पर काम करने वाले दिल्ली नगर निगम और अन्य एजेंसियां जैसे कि NDMC और दिल्ली छावनी परिषद को भी यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि बागबानी, पार्क और बागीचे के कचरे को पहले की तरह फेंकने के बजाय वहीं संसाधित किया जाए जहां ये पैदा होता है। यानी पार्क और बागीचों में खाद क्या होती है? ये एक ऐसा मिश्रण है जिसमें बड़े पैमाने पर सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये आमतौर पर पौधे और खाद्य अपशिष्ट को विघटित करके और कार्बनिक पदार्थों को रिसाइकिल करके तैयार किया जाता है। खाद में आमतौर पर लगभग 2% नाइट्रोजन, 0.5 से 1% फास्फोरस और लगभग 2% पोटेशियम होता है। बागीचों, बागबानी, शहरी कृषि और खेती में मिट्टी की उर्वरता में सुधार के लिए खाद उपयोगी होती है। ये मिट्टी की संरचना में भी सुधार करती है, पौधों के लिए पोषक तत्वों को एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है और मिट्टी में लाभकारी जीवाणुओं को बढ़ाती है। एक अंग्रेज वनस्पति शास्त्री सर अल्बर्ट हावर्ड मैनुअल और आधुनिक खाद को व्यवस्थित किया था। 1905 में भारत में रहने वाले सर हावर्ड ने जीवन के लगभग 30 साल जैविक बागबानी और खेती के साथ प्रयोग करते हुए बिताए। उन्होंने 1931 की शुरुआत में गड्ढे में खाद बनाने की प्रणाली विकसित की और इसे अल्बर्ट हावर्ड और यशवंत डी वार्ड द्वारा लिखित द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर देयर यूटिलाइजेशन एज ह्यूमस नामक एक किताब में प्रकाशित किया। इसे बाद में आचार्य और सुब्रमण्यम द्वारा विकसित किया गया था। इसकी विधियों और पारंपरिक रूप से खाद बनाने की इंदौर और बेंगलोर विधियों के रूप में जाना जाता है। खाद बनाने में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में कचरे का सूक्ष्म जीवी अपघटन होता है। जैविक या बायोडिग्रेडेबल कचरे को मिट्टी अपघटन हमने पढ़ा था ना, जैविक चीजें। कोई बताएगा अपघटन क्या होता है? जी, अपघटन बताएं पूजा जी। गुड मॉर्निंग सर। किशन जी बता रहे हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए। अपघटन ऐसा पदार्थ होता है जो मतलब मिल नहीं पाता, घटित नहीं हो पाता किसी भी प्रक्रिया में। जी जी, नहीं, अपघटन होता है टूटना, वस्तुओं का टूटना, घटन होना, मतलब जिसका अब जैविक जो वस्तुएं होती हैं, जैविक चीजें जो होती हैं, उनका अपघटन संभव है। और अजैविक चीजें जैसे प्लास्टिक है, उसका नेचुरल तरीके से अपघटन नहीं हो सकता। ठीक है, तो जैसे केले के छिलके, पत्ते हो गए, ये कुछ नेचुरल तरीके से टूट फूट के अपघटित होते रहते हैं। अपघटन होता है टूट फूट के छोटा छोटा कणों में परिवर्तन हो जाना। ठीक है, ये होता है अपघटन। जैसे पदार्थ या खाद में बदल दिया जाता है, जिसका उपयोग मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने के लिए खाद के रूप में किया जाता है। खाद बनाने के महत्व पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता, जबकि यह प्रक्रिया हमारे घरों से जैविक कचरे को उसके शुरुआती वजन के 20 से 30% तक कम कर देती है और इसे एक उपयोगी उत्पाद में बदल देती है। खाद बनाने की प्रक्रिया में 4 मुख्य घटक शामिल होते हैं: कार्बनिक पदार्थ, नमी, ऑक्सीजन और बैक्टीरिया। खाद बनाने की प्रक्रिया के लिए नमी काफी महत्वपूर्ण है। यदि ढेर बहुत अधिक सूखा है तो अपशिष्ट पदार्थ बहुत धीरे धीरे विघटित होंगे और बैक्टीरिया द्वारा पौधों की सामग्री को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसलिए खाद बनाने की प्रक्रिया में बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीव अहम कर्मी होते हैं। कार्बनिक पदार्थ, पानी और ऑक्सीजन की आपूर्ति होने पर कचरे में मौजूद बैक्टीरिया कार्बनिक पदार्थों को उपयोगी खाद में बदल देते हैं। खाद बनाने में लगने वाला समय विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि खाद के ढेर का आकार, खाद बनाने के लिए सामग्री का प्रकार, सामग्री का सतह क्षेत्र और ढेर को पलटने की बारी। सामान्य तौर पर खाद को औसतन 4 से 5 सप्ताह में पलटा जाता है। इस तरह पलटने से खाद लगभग 3 महीनों में तैयार हो सकती है। ठंड के मौसम में बैक्टीरिया की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, जिससे खाद बनाने की प्रक्रिया भी धीमी पड़ जाती है। यदि नगर पालिका के कचरे को घरेलू स्तर पर या सामुदायिक स्तर पर, यानी जहां कचरा पैदा हो वहीं पर खाद बनाई जाए, तो इसे उपचारित करने या लैंडफिल में जाने वाले कचरे की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आएगी। भारत जैसे विकासशील देशों में जहां कचरे में 40 से 60% कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ऐसे कचरे को उन शहरों में जहां कचरा इकट्ठा किया जाता है और खाद बनाई जाती है, वहां विकेंद्रीकृत खाद संयंत्र लगाकर कचरे को कुशलता पूर्वक प्रबंधित किया जा सकता है। जी, तो अभी आपने देखा किस प्रकार से हम वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके विभिन्न प्रकार भी देखे। और हमारे दिल्ली में भारत, वैसे हमारा टॉपिक विषय तो ये था कि भारत में किस प्रकार से हम करते हैं।
हमारा प्रश्न ये था कि भारत में जो लैंडफिलिंग होती है, एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ इसमें भारत में हम अपशिष्ट का किस प्रकार से प्रयोग लाते हैं, ठीक है। तो वो हमने पढ़ लिया था, इसमें किस प्रकार से करते हैं। हमारा जो है 10 इकाई 10 जो है वो समाप्त हो गया है। कल हम 11 इकाई करेंगे कि भाई विश्व में पर्यावरण की क्या समस्याएं हैं। वो हमारा कल 11वां अध्याय होगा, 11वां इकाई होगी, ठीक है। इसमें अब मैं कुछ सजेशन लेना चाहता हूँ कि कुछ अपने पॉइंट बताएं कि हम किस प्रकार से कचरे को मैनेज कर सकते हैं। 1 बाय 1 आप एक एक लाइन में बताएं, ठीक है। शिवानी जी से स्टार्ट करेंगे, बाकी सारे लोग एक एक लाइन में बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, कचरे को वेस्ट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। सर वेस्ट का मैनेजमेंट हम जैविक कचरे को अलग करके और अजैविक कचरे को अलग करके कर सकते हैं। जी, मतलब इसके लिए 2 डस्टबिन रखने पड़ेंगे, है ना, घर में। हाँ सर। जी, और पूजा जी ने क्या बताया? हाँ जी। सर लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि अलग अलग डस्टबिन होना चाहिए और घर में ही ज्यादा से ज्यादा खाद खुद ही बनाए मतलब। जी, और अभी सर, हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। जी, गुड मॉर्निंग। सर जैसे जो हमारे प्लास्टिक बैग्स वगैरह और जो गीला कचरा और जो अलग अलग कचरा होता है उसे अपना ज्यादा बेटर होगा। जी जी, गीला कूड़ा मतलब इस तरीके से अलग कर ले। लेकिन अभी ये प्रचलित में बीच में आया था कि हम लोग हेलो म्यूट कर लीजिए, सब लोग म्यूट कर लीजिए, है ना। 1 बाय 1 बोलिए। चलिए अभी हम फरहाना जी को बुलाते हैं बोलने के लिए। अब हम 1 बाय 1 बुला रहे हैं, ठीक है। फरहाना जी बताएं आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर बस इसको यही है कि जैसे जैविक और अजैविक चीजें हमारी जो प्रकृति से प्राप्त हुई हुई हैं, तो इनको ये तो वैसे भी अपना भी अपघटित हो जाती हैं जी, और जो अजैविक है वो अपघटित जल्दी से नहीं हो पाती। तो बस इसका इनका रिसाइकल करके इनका रीयूज करना। जी, तो नहीं आप हम जैसे आपने बताया कि अजैविक अपने आप जैविक अपने आप हो जाती है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अलग कर सकते हैं, जैसे कूड़े कचरे दूसरी चीजों को अलग कर सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं कुछ। जी सर, मगर हमारे घरों से ये चीजें होती नहीं है। अगर जो हम अपने घरों से भी ये चीजें स्टार्ट करें ना, तो हम चाहे तो अपने पर्यावरण को थोड़ा सा सही कर सकते हैं, अपने घरों से स्टार्ट करें। मगर कचरा कूड़ा इतना क्या है सर, दिन पे दिन इससे बीमारियां ही फैल रही हैं और ज्यादा जी जी कूड़ा बढ़ता ही जा रहा है। जी जी बिल्कुल। सर हम बोले? हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं, बोलिए। सर हाँ जी बोलिए बोलिए। पहले तो लोगों को इसकी जानकारी दें, क्योंकि जी लोग नहीं जानते हैं। गीला गीला सूखे में डाल देते हैं, सूखा गीला में डाल देते हैं। जी जी उनके बारे में बताएंगे तो पहले ही ये दोनों कचरा अलग अलग होगा, तो जिससे मशीन को आसानी होगी रिसाइकिल करने में, जी कचरे को खाद्य पदार्थ बनाने में। और जैसे ईंटें बिजली बनाने में अलग अलग पहले से होंगे तो उनको भी मेहनत कम लगेगी और कचरा जल्दी से जल्दी कम होगा। और ज्यादा से ज्यादा जानकारी दें, क्या कचरा सूखे में डालें, सूखा सूखे में और गीला गीले में। जी, तो इन्होंने भी बताया, किसने बताया, पुनीता जी ने बताया, ठीक है, कि हम ज्यादा से ज्यादा ही जानकारी तो हम काफी समय से दे रहे हैं, लेकिन एक और फैशन में आना चाहिए ये चीजें। जितना तो काफी घरों में तो हो रहा है, जो सक्षम है जो वो अपने 2 घर में डस्टबिन रख के कर रहे हैं। और अभी रिसाइकल वाला भी ट्रेंड में आ गया था। प्लास्टिक को हम अच्छे मात्रा में, अच्छा अमाउंट में सेल, और कुछ रिटर्न गिफ्ट भी मिलते थे। कभी हम प्लास्टिक की कोक की बॉटल्स वगैरह कई शॉप्स ने रखना स्टार्ट किया था कि अगर आप उनकी कोक या कोई भी ऐसा वेस्ट को आप वापस करते हो, रिटर्न करते हो, तो आपको कुछ वाउचर से कुछ पॉइंट्स मिलते, रिवार्ड मिलता था आपको। ऐसा हुआ है? ये भी फैशन में आ रहा था। जी सर छोटी क्लासेस में भी इनके बारे में जानकारी देने के लिए एक अलग से सब्जेक्ट बनाना चाहिए। हाँ, बच्चों को उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट देना चाहिए ये चीजें, पर्यावरण, क्योंकि हमें ही इस पर्यावरण में रहना है। अगर पर्यावरण दूषित नहीं होगा, अभी आपने जैसे पीएम डस्ट पार्टिकल्स के जो कणस के बारे में पढ़ा था कि हमें मास्क तक लगाने पड़े, इतना वायु प्रदूषण हो गया था। तो ये सारी चीजें, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, कोई भी हो, तो हमें इस बारे में जानकारी तो है, जानकारी नॉलेज तो हम है, मतलब मार्केट में किताबों में तो है सारी चीजें, लेकिन हमारे अंदर आत्मसात करना होता है कि हम किसी तरह के पर्यावरण को कम प्रयोग में लाए। जैसे हम घरों से स्टार्ट करना, जैसे अभी कई उन्होंने बताया कि कचरे से बताया, उसी प्रकार से हम बिजली का प्रयोग वेस्ट नहीं करेंगे। या घरों में कोई और संसाधन है, जैसे घरों में हम पेट्रोल का आदि का दुरुपयोग करते हैं, यानी जितना जरूरत है उससे अधिक मात्रा में अगर उपयोग करते हैं, तो वो भी दुरुपयोग को भी बचाएंगे, तो भी कहीं ना कहीं हम पर्यावरण, अल्टीमेटली पर्यावरण को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है।
और कोई स्टूडेंट बोलना चाहेगा तो मैं और पूछ लेता हूँ, ठीक है? किसने बोलना है तो एक काम करता हूँ, मैं अगेन सबको हैंड डाउन करता हूँ, उसके बाद दोबारा मैं पूछूंगा, ठीक है? अब मैं दोबारा जो बोलना चाहेंगे वो आप कुछ पॉइंट रखना चाहते हैं अपने तो जरूर, ठीक है? हेमंत जी ने कहा है, हेमंत जी, रफन प्रवीण जी ने, ठीक है? रफत प्रवीण जी बताइए। यस सर। जी हाँ सर, मैं ये कह रही थी कि वो कचरे वगैरह को अलग अलग रखने चाहिए, जैसे नहीं, ये गीला तो पॉइंट कचरा हो हो। गया ना, ये पॉइंट तो अपने रिपीट कर रहे हो। आप बताओ कि कैसे हम कागजों का क्या, जैसे रिसाइकल, पुनर्चक्रण और पुनः क्या पढ़ा था हमने, पुनर्उपयोग, दो चीजें पढ़ी थी। तो क्या जैसे आपने पहले क्या होता था, अखबारों को ही हम आपको यह मालूम नहीं होगा, अखबारों से ही हम कवर बनाते थे कॉपी किताब का। तो अखबार एक बार आ गया, प्रिंट हो गया, छप गया, अखबार को कूड़े में फेंकने से अच्छा उसको हम जिल्द वगैरह सजा लेते, उस पे सजा लेते थे, या फिर किसी तरीके कोई और उपयोग में लेके आते थे, या जहाँ पे हमने बर्तन वर्तन रखने और जो अलमारियां होते थे ना, उसके नीचे भी अखबारों को प्रयोग किया जाता था। इसका क्या है, इसका अर्थ? इसका अर्थ ये कि हम उसको पुनर्उपयोग कर रहे हैं, कोई अलग से पेपर नहीं लेके आ रहे हैं। मालूम है आपको? राफत जी सुन रहे हो आप? यस सर। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज हम अलग से डिजाइनर पेपर मार्केट में अवेलेबल है और वो लेके आते हैं और फिर अपनी अलमारियों में सजाने के लिए रखते हैं, ठीक है? यस आज हम कॉपी कवर या बुक्स की कवर के लिए अलग से मार्केट में जाके परचेज करते हैं, यानी कि हम कितना कंजम्पशन जो है हम ज्यादा कर रहे हैं ना। यस सर। तो वो सारी चीजें, बातें आप बताएं, ठीक है? ये बात तो बता दिया था कि हम सूखा गीला अलग कर लें, तो हमारे पास उपयोगी चीजें एक तरफ से है जो उपयोगी तो दोनों ही है। अगर आप गीले कचरे की बात करते हो तो सारा खाद में प्रयोग हो जाएगा, और जो सूखा कूड़ा है वो या तो पुनर्चक्रण हो जाएगा या पुनर् तरीके से उसका रिसाइकल हो जाएगा। ये लोहा या प्लास्टिक, कार्बनिक जो भी पदार्थ होंगे वो अलग अलग प्रकार से उपयोग में आ जाएंगे, ठीक है? और किसी को ने बोलना है? पूजा जी ने आपने बोल तो दिया, आपने दोबारा कुछ और पॉइंट रखने हैं, रिपीट ना यस करें, सर। सबको मौका। हाँ जी बोलिए पूजा जी। सर फाइन लगा देना चाहिए। फाइन, पेनल्टी? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, सर लेकिन वो जैसे भी मास्क में हुआ है, लोग वैसे अवेयर नहीं हुए, लेकिन जब पेनल्टी लगा दी गई तो मास्क के लिए अवेयर हुए। हाँ, पब्लिक में वैसे पेनल्टी, पूजा जी अभी भी पेनल्टी कुछ जगह पे पब्लिक में आप कचरा फेंकते हैं तो पेनल्टी लगती है, ठीक है? पब्लिक में आप कूड़ा कचरा करते हैं तो उसकी पेनल्टी लगती है। हमें सेल्फ से और क्या कर सकते हैं? देखो, पेड़ों को काटना, पर्यावरण में हानि करने के लिए पेनल्टी है, शायद 10 से 20,000 या 50,000 का जुर्माना है अगर आप किसी पेड़ को काटते हो। आपके घर के आगे भी अगर कोई पेड़ है तो बिना परमिशन के आप उस पेड़ को, पौधे को, या पौधे तो नहीं, मतलब पेड़ को तो नहीं काट सकते, पौधे को तो नहीं मालूम, पेड़ को नहीं काट सकते। कई सारे फाइन लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी लोग चोरी चुपके मौके का फायदा देख करके उसको काट देते हैं, पौधे को, पेड़ को काट देते हैं, है ना? होता है ऐसा? जी, पेड़ को नहीं काटना चाहिए, पेनल्टी लगाई गई, पूजा जी ने बताया। लेकिन अब पूजा जी चाहते हैं, अच्छा आप बताइए पूजा जी, कहाँ पेनल्टी लगा सकते हैं? जैसे घर से सर अगर जो हाँ सर, जो घर से बाहर लेके कूड़ा निकलते हैं या फिर डालते हैं एक जगह ऐसे हाँ, खुले में यानी डाल कि देते हैं। पूजा जी का कहना है कि अगर घर से किसी के 2 बाल्टी से ज्यादा कूड़ा निकलेगा तो उसको पेनल्टी है, बाल्टी निकलेगा तो अवार्ड मिलेगा, अगर कम से कम कूड़ा निकलेगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा, है ना? ऐसा ऐसा कर सकते हैं? सर ये तो होना चाहिए। हाँ, मतलब ऐसा ही कुछ मेजरमेंट हो सकता है ना? जी, चलिए शिवानी जी। सर हाँ जी। हमारे जो खिड़कियां होती है, खिड़कियों में भी हम कागज लगा के ठंड के समय में वो मतलब हम इसका उपयोग कर हवा रोक सकते हैं, जो अंदर हवाएं ना आए। हाँ, मतलब तो प्रदूषण, वायु प्रदूषण बचने के लिए। सर वायु प्रदूषण भी बचेगा और प्लस हमें ठंडी भी नहीं लगेगी। अरे पुनीता जी, हमारा प्रयत्न है कि वायु प्रदूषण कम हो। और मेरा प्रश्न ये है कि वायु प्रदूषण कम ना हो, तो आप ये बोलोगे कि मैं अपने घर में कम से कम जनरेटर का प्रयोग करेंगे, और गाड़ी पेट्रोल वाले प्रदूषण का कम करेंगे, लकड़ी से जला करके जो खाना बनाते हैं उसका प्रयोग ना करके सीएनजी और बाकी चीज का उपयोग करेंगे, जिससे वायु प्रदूषण कम हो, है ना? इस प्रयोग में कूड़ा कचरे को भी जलाने का मौका मिलेगा तो कूड़ा कचरे को जलाएंगे नहीं, वायु प्रदूषण कम है। आप वायु प्रदूषण करो, उसके बाद खिड़की बंद करने का क्या फायदा होगा? बताओ पुनीता जी। नहीं सर, जैसे हम अखबार को फेंक देते हैं, उसकी जगह अगर हम खिड़कियों में भी लगा ले तो उसका रीयूज भी हो जाएगा। अच्छा, हाँ, मतलब प्रदूषण भी कम करें, बाद में खिड़की बंद करें, ये वो है, ठीक है? हाँ, इन्होंने जैसे बताया कि अखबार वगैरह को हम यहाँ प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हम हवा नहीं आ पाएगी, हम इस प्रकार से लगा सकते हैं। ये मेरा कहना है, मेरा जो पॉइंट था, मेरा व्यक्तिगत ये है कि हम अलग अलग डिजाइनर पेपर अलग से खरीद के लाते हैं। पहले हम उन्हीं पेपरों को अलमारी में और अलग अलग जगहों पे हम उपयोग करते थे। इवन कई जगह
नैपकिन के लिए भी प्रयोग हो जाता था। खाना वाना खाने के बाद, हाथ धोने के बाद, हाथ पोंछने के लिए वो अखबार के कटिंग्स रखते थे, छोले भटूरे वाले, समोसे वाले, कोई भी। आजकल अलग से नैपकिन के पेपर आते हैं या अलग से चीजें आती है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कितना ज्यादा बढ़ रहा है, तो पेपर की डिमांड भी उतनी ज्यादा होगी और पेड़ पौधों का भी उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। जितना हम कम करेंगे, रिसाइकल चीजें करेंगे, वो ज्यादा बेटर है। हालांकि अगर पेपर को अगर हम कूड़े में ना फेंके, अगर एक प्रॉपर तरीके से चैनल के थ्रू, एक चैनल है हमारा रिसाइकल का, अगर हम बेचते हैं अखबारों को, तो वो पूरा रिसाइकल होता है और फिर वो अखबार फिर कहीं ना कहीं वो रिसाइकल हो जाता है। ठीक है, तो उसमें हम बेझिझक, बेशरम जो है, हमें उसको अखबारों को इकट्ठा करना चाहिए और उसको बेचना चाहिए। ठीक है, कोमल श्रीवास्तव जी को बुलाना चाहता हूँ मैं। जी कोमल जी, आपने भी हैंड रेज किया हुआ है, आप भी कुछ उसमें बताएंगे प्रदूषण से संबंधित। तो सर ये डस्टबिन के अलावा जो गाड़ी वाले आते हैं उसमें भी डाल सकते हैं पूरा। जी जी, वो तो रेगुलर बेसिस पे आते हैं ताकि आपके घर पे ये नुकसान भी नहीं होगा। नहीं हाँ, ताकि मतलब कहने का मतलब कूड़ा है कि ज्यादा जमा करने से बीमारी भी बढ़ती है। जी, तो कोमल जी का कहना ये है कि हम अपने घरों के कुछ कॉलोनियों की बात हो रही है। देखो, जहाँ गाड़ियां जाती हैं वहां तो लोग कॉलोनी उसी में डालते हैं, लेकिन जहाँ गाड़ियां नहीं जाती वो अपने घरों के आसपास ही कोई छोटा मोटा खत्ते में डालते रहते हैं, जमा होता रहता है, जमा होता रहता है, और 10 दिन 15 दिन में बहुत सारी बीमारी हो सकती है। इसलिए हमें क्या करना है, डेली बेसिस पे गाड़ी को बुलाना है, अगर नहीं है तो हमें कंप्लेंट करके एमसीडी को बोलना है कि हमें डेली एक गाड़ी दो, हम अपने घर से कूड़ा उसमें डालेंगे। हम अपने आसपास इकट्ठे 2 दिन के अंदर उसमें ऐसे कीटाणु, जीवाणु और बीमारियां हो सकती हैं। अपने घर के आसपास हमें 2 दिन की। हाँ जी बोलिए। जैसे गलियों में भी जिसका खाली प्लॉट वगैरह रहता है उसमें कचरा वगैरह फेंक देती हैं अरे सब। आपने घर में कभी खाना आपका खराब हुआ होगा, देखा होगा कितनी बुरी स्मेल आती है। 1 दिन खाना खराब होता है तो कितनी उसके अंदर जीव और आदि जन्म ले लेते हैं ना, सूक्ष्म जीव अगर बोल सकते हैं। तो सोचिए कूड़ा करकट में तो क्या क्या जन्म की किस तरीके की विषैला हो जाता होगा, है ना, होता है ना ऐसा। यस। तो ये है। चलिए एक और, आप लोग म्यूट हो जाइए, मैं औरों से प्रश्न करता हूँ। इजरा जी से सबके एक पॉइंट जल्दी ले लेते हैं। इजरा जी से बताइए। सर जैसे आपने कहा था हम अखबार का यूज कर सकते हैं कवर और चढ़ा में, लेकिन सर जैसे स्कूलों में टीचर हमें कलर बताती हैं कि हमें इस कलर का यूज करना चाहिए इस सब्जेक्ट पे, पर लेकिन ये बात तो टीचरों को भी देखनी चाहिए। हाँ, ये आजकल फैशन में आ गया ना, डिमांड जितनी ज्यादा हम पेपर की डिमांड कर रहे हैं उतनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग। ये तो कॉमन सेंस की बात है, हम लोग डेवलप की बात करते हैं। जैसे इजरा जी ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, मैं सिर्फ पेपर की बात नहीं करूंगा। अभी हम जैसे हमारा मेंटल स्टेटस जो है वो क्या हो गया है कि हमें ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को पेन ज्यादा परचेज करने हैं, मोबाइल, लैपटॉप, गाड़ी, कोई भी चीज। ऑब्वियसली जिस चीज की डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, फैक्ट्रियां होंगी, और फिर क्या होगा, हम और ज्यादा चीजें पर्यावरण को दूषित करेंगे। हम ये कभी प्रयास नहीं करते कि चलो हम मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, कुछ पैदल वॉक कर लेते हैं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी कम कर लेते हैं। सबको ये कहेगा, अभी आपके घरों में भी सब में यही चल रहा होगा बातें कि एसी नहीं लगा। जिनके घरों में एसी नहीं लगा, ठीक है, वो क्या बात कर रहे होंगे, पंखा कूलर बहुत हो गया, अब एसी लगा लेते हैं। जिनके घरों में एसी लगा है होंगे या सर्विस करके धुलाई वुलाई करके अब एसी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हम ही आप लोग हैं जो पर्यावरण को बचाएंगे और पर्यावरण को कम प्रदूषित करेंगे, तो हमारा कुछ ना कुछ 1-2% जैसे भी इजरा जी ने बताया कि अगर स्कूल के टीचर अगर बोले इस बात को कि आप कुछ भी लगा सकते हो, हम स्पेशल डिमांड ना करें कि मेरे सब्जेक्ट को इस कलर का होना चाहिए, ये वाला सब्जेक्ट इस कलर का होना चाहिए, तो बच्चों में भी ये रहेगा कि वो अपने मन से कुछ भी लगा के आ सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा पॉइंट रखा इन्होंने भी कि स्कूल के टीचर्स भी अगर डिमांड करेंगे तो बच्चे तो मजबूरी में फिर वो फाइल खरीदने पड़ते हैं। जैसे अभी असाइनमेंट में भी आप सबने देखा कि कितना सारा पेपर, एक्स्ट्रा पेपर वेस्ट किया था। काफी सारे बच्चों ने कहा था कि हम जब पेपर सब्जेक्ट लिख चुके हैं तो हमें पता है ये सब्जेक्ट कोड है, उसके बाद अलग से उसका क्वेश्चन पेपर लगाओ, अलग से उसका पेपर वो लगाओ। हर्षिता जी म्यूट कर लीजिए अगर आप। हर्षिता जी कुछ बोल रहे हैं आप? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि सर जितना भी अजैविक कचरा है इसे तो हम दोबारा से रीयूज कर तो सकते हैं लेकिन रिसाइकिल नहीं कर सकते। तो जब भी हम मार्केट में कुछ परचेज करने के लिए जा रहे हैं तो अपने साथ थैला लेके जाएं, ताकि हम प्लास्टिक्स का, जितना हमारे घर में प्लास्टिक आएगी नहीं तो इतना ही निकलेगा ही नहीं। जी जी जी, तो ठीक है, बहुत बढ़िया, आप सबका सजेशन था बहुत बढ़िया। लेकिन अब हाँ जी, और किसी ने भी देना है सजेशन, कुछ बताएं। सर मुझे कुछ पूछना था सर। जी हाँ हर्षिता जी। यस सर। जी जी, अरे हाँ ना, मैं ना अब यहाँ पे कंफ्यूज होने वाला हूँ क्योंकि हाँ राफत जी। जी हाँ बताइए, हाँ नाम बताइए कि हाँ फिर बोलिए। सर मैं ये पूछ रही थी कि असाइनमेंट संडे को जमा होता है? हाँ जी होता है, होता है।
तो इसी संडे को तो सर ये कलर जमा करना पड़ेगा। जी जी जी, ठीक है। एक सेकंड में अपने इस क्लास को स्टॉप करता हूँ, ठीक है। हम 1-2 मिनट और डिस्कशन कर सकते हैं, जिनकी क्लास में डिस्कशन नहीं हो पाया हम उसके लिए ये डिस्कशन कर सकते हैं पर्यावरण के लिए। और बाकी जो लोग इस क्लास को यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, काफी सारे स्टूडेंट, वो उस पे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट को हम यहाँ पे अगली क्लास में या किसी माध्यम से आपको हम लेंगे, ठीक है जी। अभी की क्लास को हम अभी स्टॉप करते हैं, टाइम भी आपका काफी ज्यादा हो गया है।